सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर उस अर्थ स्कॉर्पियन और उसके भाई को यहाँ पर निपटाने के बाद यहाँ पर शाओयान को उसके बॉडी से एक स्क्रोल मिलता है जो कि एक किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी थी। और यहाँ पर इस चीज को पाकर शाओयान भी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ पर ये चीज मिलेगी। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर शाओयान और यहाँ पे मास्टर याओ उस मैप फ्रेगमेंट को आपस में कंबाइन करते हैं, लेकिन इससे इन्हें कुछ भी चीज हासिल नहीं होती। पर तभी शाओयान दिमाग लगाता है और अपने हेवनली फ्लेम को उस मैप पे यूज करता है, जिसके बाद इन्हें उसमें छिपे हिडन लेटर्स नजर आने लगते हैं। जिसका मतलब ये था कि जब दो स्पेशल मून 9 स्टार्स के साथ आसमान में अपीयर होते हैं तो ये इस हेवन एंड अर्थ का एक बहुत ही स्पेशल सीन है और ये खास नजारा हर एक 1000 साल के बाद दिखता है। जो सुनकर यहाँ पे शाओयान डिसअपॉइंट हो जाता है और कहने लगता है कि फिर तो इसका मतलब ये है कि मेरा कोई चांस नहीं। जिस पर मास्टर याओ उसे बताने लगते हैं कि आखिरी बार जो किसी खास नजारे को देखा गया था तो उसे बीते हुए 997 साल हो चुके हैं, यानी कि 3 साल बाद दोबारा से हमें ये खास नजारा दिखने वाला है। और जब जब इस नजारे को देखा गया है तब तब ये हेवन एंड अर्थ की जो टाइड है उन्हें ट्रिगर कर देता है, जिसके बाद जो प्योर लोटस डीमन फायर है उसे तो दुनिया में भेजा जाएगा। इसी के साथ शाओयान जब उस मैप को छूने वाला था कि तभी यहाँ पर उसके कॉन्शियसनेस में एक रे ऑफ लाइट ट्रिगर करती है जो कि प्योर लोटस डीमन सेंट की थी। इसी के साथ मास्टर याओ के कहने पर शाओयान का जो अगला एडवेंचर है वो फॉरबिडन एरिया में होने वाला था, ताकि वो उस बॉडी सीट को कलेक्ट करके 3 साल के अंदर दाओशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाए। इसके बाद शाओयान अपने ऑरा की मदद से एक ध्यान क्लास टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, जिससे कि अट्रैक्ट होकर वहाँ पर सभी लोग पहुँच जाते हैं। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पर उसके पास से निकल रही उस पावरफुल एनर्जी को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि यहाँ पर मास्टर याओ और बाकी के लोग रोक देते हैं कि तभी हम यहाँ पर शाओयान की कॉर्निक गोरिल्ला ग्लास वाली बॉडी को देखते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर याओ भी उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहने लगता है कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। कि तभी यहाँ पर उनकी नजर उस कॉर्निक गोरिल्ला ग्लास वाली बॉडी पे जाती है जो कि इंटेंस अमाउंट में एनर्जीज को भी रिलीज कर रहा था। उसे देखकर मास्टर याओ कहने लगते हैं कि ये कॉर्निक गोरिल्ला ग्लास वाली बॉडी बहुत ही ज्यादा टफ है और बहुत ही ज्यादा यूनिक। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान पूरी तरीके से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो यहाँ पर जैसे जैसे उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है वैसे वैसे उस पर प्रेशर बढ़ता जाता है और फिर शाओयान एक बहुत जोर की आवाज निकालने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर अगले ही पल यहाँ से वो कॉर्निक गोरिल्ला ग्लास वाली बॉडी पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाती है, जो देखकर मास्टर याओ, क्वीन वेडीज और बाकी सब लोग इमीडिएटली शाओयान के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर शाओयान की हालत कुछ ठीक नहीं लगती। और यहाँ पर शाओयान खड़ा होते हुए कहने लगता है कि मैं बस इस बॉडी को 7 मीटर्स तक ही क्रिएट कर पाया, जबकि इसका पीक 9 फीट है। जो सुनकर मास्टर याओ कहते हैं कि चिंता मत करो, रास्ता भी बहुत लंबा है और तुम्हें बहुत लंबा सफर तय करना है, पर ये सब छोड़ो, तुम बताओ आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है। जिस पर यहाँ पे शाओयान कहने लगता है कि मास्टर, इतने छोटे मोटे इंजरीज से मुझे कुछ नहीं होने वाला और वैसे भी बचपन से ही मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, इसीलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर अगर मेरी बॉडी एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह होती तो मैं शायद मारा जाता। जो सुन के मास्टर याओ कहने लगते हैं कि अगर मैं तुम्हारी अभी करंट सिचुएशन की बात करूँ तो तुम्हारी बॉडी को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब इसे और कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर तुम इस कॉर्निक गोरिल्ला ग्लास बॉडी को उसके पीक तक कल्टीवेट करना चाहते हो तो तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा कुछ होना चाहिए। जो सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं, पर मास्टर याओ कहने लगता है कि खैर ये बात की बात है, लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। और वो ये, तुम्हें याद है ना कि हमने उस बॉडी ट्री के बारे में एक न्यूज सुनी थी। मैंने इसके बारे में पता लगाया और मुझे पता चला है कि जो भी हमने सुना था वहाँ उस ऑक्शन ट्री सब कुछ सच निकला। जो सुनकर शाओयान कहता है कि तो बताइए आखिर हमें कब निकलना है। जिस पर मास्टर याओ कहता है कि जितनी जल्दी निकलेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, और वैसे भी हमसे पहले बहुत से लोग ऑलरेडी उस फॉरबिडन एरिया में रवाना हो चुके हैं, तो हमारे पास कॉम्पिटिटर्स की कमी नहीं है। जिस पर शाओयान कहने लगता है कि ठीक है, फिर हम लोग अभी निकलेंगे। यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और शाओयान के बाकी के दोस्त कहने लगते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जिस पर ध्यान हुआ से मास्टर याओ कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे साथ रुको क्योंकि मुझे तुम्हारी यहाँ पे जरूरत है। जो सुनकर वो भी मान जाता है और यहाँ पर मास्टर याओ शाओयान को एक टोकन देते हुए कहने लगते हैं कि एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा सामना ऐसी बहुत बड़ी मुश्किल से हो जाता है तो खुद ब खुद उसे सॉल्व करने की कोशिश मत करना और बेवकूफ मत बनना। तुम्हें उसी वक्त मुझे याद करना है और इसका यूज करना है, जिसके बाद मैं वहाँ पे आ जाऊंगा। जिस पर शाओयान
मान जाता है और मास्टर याओ आगे बताने लगते हैं कि जो बॉडी ट्री है उसका टेम्पटेशन बहुत ज्यादा है, इवन की सुब्रायर रेस वाले भी इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो तुम्हें थोड़ा चौकन्ना रहना होगा क्योंकि इन लोगों के रहते हुए तुम्हारे लिए उसे हासिल करना कभी भी आसान नहीं होने वाला। तो याद रखना तुम्हें स्टार का यूज करना है। पर शाओयान कहने लगता है कि मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग तेजी से उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे थे और कहने लगते हैं कि जो कुछ भी हमने सुना है अगर वो सच है तो उस चीज को हासिल करके हम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। इस पे दूसरा बंदा कहने लगता है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, लेकिन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पर तुम लोग मुझे फॉलो करते हुए आ गए हो? अगर तुम लोग मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ पर इन लोगों को देखकर क्वीन नडीसा कहने लगती है कि ये लोग पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं, इन्हें पता भी नहीं है कि इनका सामना कितने बड़े बड़े अनजान खतरों से होने वाला है। कि तभी यहाँ पर शाओयान आ जाता है और फिर वो मेड्यूसा से कहने लगता है कि अगर उन लोगों को मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है तो उन्हें मरने दो। वैसे भी मैंने पता किया है कि इनमें से कुछ लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं और ये लोग अक्सर ऐसी जगह पर जाते रहते हैं, तो हमें इनके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है तो बताओ आखिर हमें क्या करना चाहिए? जिस पर शाओयान कहता है कि फिलहाल के लिए हम इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और हम देखते हैं कि ये सभी लोग रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर इन्हें अपने रास्तों में बहुत से लोगों की डेड बॉडीज नजर आती है और साथ ही यहाँ पर ये लोग एक पॉइजन बैरियर वाले इलाके में पहुंच जाते हैं जहाँ पर रेड कलर की गैस चारों तरफ फैली थी। कि तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पास से कुछ पिल निकालकर शाओयान और बाकी सबको देती है और कहने लगती है कि इसे ले लो, ये तुम लोगों को इस पॉइजन के अगेंस्ट रेजिस्ट करने में मदद करेगी। इसी दौरान शाओयान की नजर एक बंदे पर जाती है जो कि 1000 लेवल पर था, जो देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि इवन के एक 1000 लेवल का बंदा भी इस पॉइजन बैरियर के आगे टिक नहीं पाया, क्योंकि नॉर्मली जो 1000 लेवल के बंदे होते हैं वो यहाँ पर दाओकी की पावर से अपनी बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, तो इस वजह से पॉइजन उनकी बॉडी में पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो आखिर ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? कि तभी ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पर उस पॉइजन के कुछ ट्रेसेस अपने हाथ में लेकर उन्हें एग्जामिन करने लगती है और वो पाती है कि असल में इस रेड मिस्ट में बहुत से छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं जो कि जेलीफिश की तरह दिख रहे थे, जिसे देखते साथ ही वो कहने लगती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं और वो एक जगह पे लैंड करके उसे और अच्छे से चेक करना शुरू कर देती है, जो देखकर शाओयान कहता है कि आखिर क्या हुआ? जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बताने लगती है कि यहाँ पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये पॉइजन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन से वहाँ पर एक जगह पे अटैक करती है, जिससे हम देखते हैं कि वो जगह थोड़ी सी जल जाती है, जिसे देखकर शाओयान समझ जाता है कि असल में ये पॉइजनस इंसेक्ट है, ना कि कोई पॉइजनस गैस। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर हमें जवाब देते हुए कहती है कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और इनका जो साइज है ये बहुत छोटा है, एक सांस में ही लाखों की तादाद में ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं और जैसे जैसे यहाँ पर लोग सांस लेते रहते हैं उनके अंदर धीरे धीरे ये पॉइजन पहुंचता जाता है और फिर अंदर से ये पेनिट्रेट करना शुरू कर देता है और ये सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर बताने लगती है कि मेरी बॉडी में भी ये पॉइजनस क्रिएचर गए हैं, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर मौजूद वो पॉइजन इसे अपने आप ही मार दे रहा है। पर मुझे लगता है कि तुम लोगों की बॉडी के अंदर ये अब तक घुस चुका होगा और इसने अपनी संख्या भी डबल कर ली होगी। जो सुनते साथ ही यहाँ पर शाओयान अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने हेवनली फ्लेम्स का यूज करके खुद के अंदर से वो सारे इंसेक्ट्स को जला के राख कर देता है और फिर क्वीन मेड्यूसा और किंग लिन के पास जाकर अपने हेवनली फ्लेम से उनके अंदर से भी उन सारे इंसेक्ट्स को प्योर कर देता है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने फ्लेम्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा वोर्टेक्स बना देता है, जिससे आसपास से जितने भी उस मिस्ट में वो क्रिएचर्स मौजूद थे उन सभी को यहाँ पर प्योर कर देता है। कि तभी यहाँ पर वो इनके करीब आकर कहने लगता है कि तुम सभी लोग मेरे पास ही रहना और फिर वो यहाँ पर अपने पावर से एक बैरियर भी बना देता है जो कि फ्लेम से बना था, जिसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहने लगती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉइजनस क्रिएचर है ये न जाने क्यों पर फायर के सामने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके आसपास से वो जो रेड कलर का मिस्ट था वो भी बहुत दूर तक हट जाता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर ये जो पॉइजनस क्रिएचर हैं ये वाकई में आग से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। जिस पर शाओयान बताने लगता है कि ज्यादातर जो पॉइजनस क्रिएचर होते हैं वो सभी लोग कोल्ड होते हैं और फायर हमेशा इनके अगेंस्ट काम आती है। इसी के साथ ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और इनके रास्ते में जितने भी पॉइजनस क्रिएचर आते हैं वो उन्हें मार के उनसे एनर्जी क्रिस्टल को ले लेते हैं। कि तभी यहाँ पर एक बहुत पावरफुल क्रिएचर की आवाज शाओयान को सुनाई देती है, जिसे सुनकर शाओयान कहने लगता है ये लगता है कि हम मांग हुआंग माउंटेन के बिल्कुल
एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं, जिसके बाद शाओयान उस बैरियर को हटाकर अपने पास से उस बॉडी ट्री के सीट को बाहर निकालता है और यहाँ पर उसके अंदर के एनर्जी फ्लक्चुएशन को फील करना शुरू कर देता है कि तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम अभी भी असली बॉडी ट्री से बहुत ही ज्यादा दूर है, इसी वजह से ये उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा और हमें इसी वजह से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही। पर मुझे लगता है कि जैसा कि हमें बौद्ध जी ने बताया था तो उसके अकॉर्डिंग हमें उस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि तभी यहाँ पर किसी के चिल्लाने की बहुत बुरी आवाज आती है, जिसे सुनकर ये सभी लोग थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं और शाओयान कहता है कि चलो वहाँ पे जाके देखते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर भाग रहे होते हैं और इनके पीछे एक बंदा पड़ा हुआ था और वो कहने लगता है कि आखिर तुम लोग भाग के कहाँ जा रही हो, यहाँ पर मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं। कि तभी हम देखते हैं कि इतने टाइम बाद हमें यहाँ पे यूनियन देखने को मिलती है, जहाँ पर वो अपने साथियों के साथ यहाँ से एस्केप कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इन पर ताबड़तोड़ अटैक होते हैं, लेकिन वो उन सभी से डॉज करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और फिर यहाँ पर यूनियन उन लोगों से कहती है कि तुम लोग आगे बढ़ो और जाकर मेरे इस मैसेज को जल्द से जल्द पहुँचा दो, तब तक मैं इसे रोकती हूँ। और जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में यूनियन के पीछे हुआ लियांग जुन पड़ा हुआ था, जिसके बाद वो यहाँ पर सीधा उस पर अटैक भी कर देता है, पर यहाँ पर जैसे तैसे यूनियन उसे रोक लेती है। पर यहाँ पर उसका निशाना असल में उसके बाकी के साथी थे। ये लोग बचते बचाते यहाँ से एस्केप करने में लग जाते हैं, लेकिन हुआ लियांग जुन हाथ धो के इनके पीछे पड़ चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि तियानमिंग सेक्ट वाले पूरे तरीके से फ्लावर सेक्ट के लोगों को यहाँ पर घेर लेते हैं और यहाँ पर उनमें से एक को ये लोग कैप्चर भी कर लेते हैं। सुनकर यूनियन कहने लगते हैं कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, जब हम हमारे दुश्मन से फाइट कर रहे थे तब तुम लोगों ने इस मौके का फायदा उठाकर हमारे पीठ पीछे से हम पे अटैक किया और जिस वजह से मेरे अपने फ्लावर सेक्ट के बहुत से लोग भी मारे जा चुके हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने मन में कहने लगती है कि उम्मीद करती हूँ कि जो डिसाइपल यहाँ से एस्केप करने में कामयाब हुए हैं वो जल्द से जल्द हमारे लिए यहाँ पे मदद लेके जरूर आएंगे। यहाँ पर वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हुआ लियांग जुन आ जाता है और यहाँ पर उसके हाथ में उसके डिसाइपल के कपड़े का एक टुकड़ा होता है, जिसे वो स्मेल करते हुए कहता है कि यूनियन आखिर तुम कैसे सोच सकती हो कि मेरे रहते तुम्हारा कोई भी डिसाइपल यहाँ से एस्केप कर सकता है। हाँ, पर खैर मैंने तुम लोगों को एक मौका तो दिया था, तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती कि मैंने तुम लोगों को एस्केप करने का मौका नहीं दिया। अब तुम लोग पकड़ी गई, इसमें मेरी क्या गलती। जिसके बाद वो उसकी तरफ उस कपड़े को थ्रो करते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ मदद कर सकता हूँ, हाँ बोलो। जो देखकर यहाँ पर यूनियन कहने लगती है कि बताओ आखिर तुमने इसके साथ क्या किया है, वो कहाँ पे है। जिस पर बहुत ही क्रीपी तरीके से हुआ लियांग जिन कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे तियानमिंग सेक्ट में कितने सारे डिसाइपल्स हैं, तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है कि तभी यहाँ पर पास खड़ा बंदा सभी से कहने लगता है कि सब लोग बकवास बंद कर दो और चुपचाप अपने काम में लग जाओ। और फिर वो यहाँ पर अपने सारे डिसाइपल से कहता है कि यहाँ पर यूनियन और उसके अप्रेंटिस इन दोनों को छोड़कर जितनी भी लेडीज तुम्हें नजर आ रही है वो सब तुम्हारी हुई। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, अपने काम में लग जाओ। जो सुनकर यहाँ पर ये सारे ठरकी हंसना शुरू कर देते हैं, बहुत ही क्रीपी वे में इनकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जो देखकर बेचारी ये लड़कियां आपस में बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तभी यहाँ पर यूनियन यानजी से कहती है मैं इन सब का ध्यान बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, तुम लोग मौके का फायदा देखकर यहाँ से एस्केप करने में लग जाना। जिस पर वो कहती है कि पर आपका क्या। जिस पर वो कहती है कि मैं सेक्ट लीडर हूँ, मुझे कमजोर मत आको, अगर मैं मरूंगी तो इन्हें साथ लेके मरूंगी। जिसके बाद वो यहाँ पर हुआ जांग और यान रैन दोनों को ऑर्डर देती है और कहने लगती है कि यहाँ से तुम लोग निकल जाना, मैं यहीं पर रहूंगी। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर युनजे और बाकी सभी लोग कहने लगते हैं कि हम हमारे मास्टर को छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। और सभी लोग अपनी स्वॉर्ड को निकालकर इनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो देखकर यहाँ पर हुआ लियांगजी कहने लगता है कि यार ये लोग कितने ज्यादा बड़बोले हैं, तुम लोग अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर तुम लोग नहीं टिक सकते, तो फाइट क्यों करना। कि तभी यहाँ पर यूनियन भी अपनी पावर का एक्टिवेट करते हुए कहती है कि तुम्हारा सामना मुझसे है तो तुम मुझ पे फोकस करो। जिसके बाद वो उठाती है अपना स्वॉर्ड और घुमा के उस पे चला देती है, जिससे पीछे यहाँ पर स्पेस में एक क्रैक बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हुआ लियांगजिंग उस अटैक से बच जाता है। फिर वो अगले पल दोबारा से उस पे अटैक कर देती है, जहाँ पर वो भी अपने स्वॉर्ड से इसके अटैक को रोकता है। वो कहने लगता है कि देखो मैं अगर प्यार से पेश आ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, एक बार अगर मेरी सटक गई ना तो तुम्हारी अकल में ठिकाने लगा दूंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने हाथ को प्रिपेयर करते हुए उसके पीछे से उस पर एक जायंट पाम अटैक कर देता है, जो देखकर यूनियन भी इमीडिएटली अपने पाम अटैक को उसकी तरफ थ्रो कर देती है, जिससे दोनों के अटैक ही आपस में कोलाइड होने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनियन के एक डिसाइपल बुरी तरीके से इंजर्ड होकर गिर जाती है और जिस वजह से यूनियन का ध्यान उस पर चला जाता है। कि तभी यहाँ पर पीछे हुआ लियांगजुन उस पर अटैक करते हुए कहता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।
चलो मैं तुम्हें उसी के पास पहुंचा देता हूँ। जिसके बाद उसका अटैक यहाँ पर यूनियन को लैंड हो जाता है और वो जमीन पे जा गिरती है। जिसके बाद वो दोबारा से फाइट बैक करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर हुआ लियांगजन उसकी अकल ठिकाने लगा देता है। यहाँ पर यूनियन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और एक एक करके उसके सारे डिसाइबल्स भी यहाँ पे पकड़े जाते हैं। यहाँ पर हुआ लियांगजन उसके पास आकर कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर ना ये जो फाइटिंग स्पिरिट है, इसे देख कर ही मुझे अंदर से एक ऐसी खुजली मचती है कि मन करता है कि अभी के भी तुम्हें जान से मार दूं। कि तभी यहाँ पर हम उस दूसरे बंदे को देखते हैं जहाँ पर वो उस लड़की को गिरा कर कहने लगता है कि चलो अब इसे मेरे हवाले कर दो, मैं खुशी खुशी इस ब्यूटी को अपनाने के लिए राजी हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर हुआ लियांगजन भी कहने लगता है कि ठीक है फिर इसे तुम रख लो। यहाँ पर उस घटिया इंसान को अपने करीब आता हुआ देख कर यून इमीडिएटली कहने लगती है कि मुझे पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है और फिर वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देती है, जो देख कर हुआ लियांगजन कहने लगता है कि ये करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला हमारे रहते। जो देखकर यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है कि मास्टर यून इतनी ज्यादा डेस्परेट मत बनो, अगर तुमने खुद को यहाँ पर खत्म कर लिया तो जो ट्रेनिंग मेथड्स मैं तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करने वाला था ना, मैं फिर वो सारे ट्रेनिंग मेथड्स तुम्हारे डिसाइपल्स पर यूज करूंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर उसे पूरी तरीके से शांत कर देता है और यहाँ पे यूनियन भी ये सोच कर रुक जाती है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने डिसाइपल्स की तरफ देखती है जहाँ पर वो लोग उसे ही देख रहे होते हैं और फिर वो समझ जाती है कि उसे खुद को सैक्रिफाइस करना होगा इनके लिए। यहाँ पर यूनियन के आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानती थी कि वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। कि तभी यहाँ पर तेज एनर्जी का झोंका आता है और सभी लोग दूसरे डायरेक्शन में देखने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओयान का क्रोनिक गोरिल्ला ग्लास बॉडी सामने इनके अपीयर होता है, जिसे देखकर इनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और यहाँ पे इस मौके का फायदा उठाकर यूनियन इमीडिएटली हुआ लियांगजन के बहुत ही गलत जगह पे मार देती है, जिससे बेचारा वहीं पे फ्रीज हो जाता है। उससे यहाँ पर हिला तक नहीं जाता और वो दर्द के मारे कर्राना शुरू कर देता है। यहाँ पर बाकी सभी लोग भी उस बॉडी को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। कि तभी यहाँ पर हुआ लियांगजन इमीडिएटली यूनियन को गालियां देना शुरू कर देता है। कि तभी यहाँ पर शाओयान अपने हाथ से घुमा के एक जोरदार थप्पड़ जो है वो यहाँ पर हुआ लियांगजन के ऊपर जड़ देता है, जिससे वो जमीन में धंस जाता है। और फिर शाओयान कहने लगता है कि तुम त्यान मिंगजोंग के पालतू हो, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे ना, शर्म में नहीं आते, इतनी बार हार चुके हो लेकिन हर बार मुंह उठा के आ जाते हो। यहाँ पर ये सुनते साथ ही सामने वाला बंदा कहता है कि आखिर तुम कौन हो, हमें बताओ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे त्यानमिंग सेक्ट के इंटरनल मैटर्स पे दखल अंदाजी करने की, और जबकि तुमने ये गलती कर ही दी है तो इसकी भरपाई तुम अपनी जान दे के करोगी। कहते साथ ही वो यहाँ पर अपनी एनर्जीज को गैदर करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी लोगों को भी उससे बहुत ही उम्मीद थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान बिल्कुल ही चिल खड़ा हुआ था और अगले ही पल बंदा यहाँ पर बहुत सी एनर्जीज को गैदर करते हुए अपना मिंग ड्रैगन फिस्ट अटैक को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी लोग हैरान थे। वहीं दूसरी तरफ वो यहाँ पर उन्हें मिंग ड्रैगन फिस्ट को सीधा शाओयान पर चल देता है, जिससे हम देखते हैं कि पीछे पोर्टल से एक बहुत बड़ा सा स्पिरिचुअल ड्रैगन तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कि तभी यहाँ पर शाओयान का वो क्रोनिक गोरिल्ला ग्लास बिल्कुल शांत खड़ा था और बस अपने हैंड्स को मूव करने लगता है। कि तभी यहाँ पर तेजी से वो बंदा भी पड़ रहा था और अगले ही पल यहाँ पे शाओयान अपना वो हाथ के सीधा उसके फेस पे जड़ देता है, जिससे यहाँ पर उसका वो मिंग ड्रैगन फिस्ट अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो बंदा यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत से चट्टानों को तोड़ते हुए बहुत दूर जा गिरता है। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई आखिर सेकंड्स में हुआ क्या, उनके लीडर की ये हालत किसने की और आखिर ये बंदा कौन है। कि तभी यहाँ पर मास्टर फू भी आ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सारे डिसाइपल कहने लगते हैं कि आखिर ये कौन है जिसने कि एक सिंगल पंच से ही मास्टर फू को रोक दिया। कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर फू को आ जाता है गुस्सा और वो सबसे कहने लगता है कि सभी लोग मिलकर इस मॉन्स्टर को मार डालो। पर यहाँ पर शाओयान के पावर का नमूना ये लोग देख चुके थे और उस कड़ाकेदार पंच ने इन सभी की अकल ठिकाने लगा दी थी। इसी वजह से ये लोग यहाँ से 9-2-11 होने लगते हैं, जो देखकर मास्टर फू कहता है कि तुम लोग एक बार मेरे हाथ लग जाओ, अपने मास्टर को मैदान में अकेला छोड़ के भाग रहे हो ना, तुम लोग जिंदा नहीं रह सकते। मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम लोग कहीं भी पहुंच जाओ लेकिन मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर वो भी शौक था कि यार उसके सारे साथी जिनके दम पे वो इतना उछल रहा था, सब के सब उसे यहाँ पे अकेला छोड़ के चले गए। यहाँ पे वो उन पे चिल्ला ही रहा होता है कि तभी शाओयान अपना चाल चल देता है और जैसे ही मास्टर फू यहाँ पर पीछे मुड़ के देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर वो जाइंट सा फिगर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है, जिसे देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो डर के मारे यहाँ पर कांपना शुरू कर देता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि शाओयान अपने दोनों जाइंट हाथ से इसे पूरी तरीके से मसल देता है और यहाँ पर इस अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी रिलीज होता है, जिसे कि दूर दूर से फील किया जा सकता था। इसी के साथ शाओयान की वो क्रोनिक गोरिल्ला ग्लास
ग्लास बॉडी अपनी आंखें खोलती है और सामने वो यूनियन और बाकी सबको पाता है, जहाँ पर वो लोग भी धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए खड़े होने लगते हैं और वो लोग भी हैरानी के साथ बस यहाँ पर उस जायंट से फिगर को देखे जा रहे थे कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनियन यहाँ पर उस क्रोनिक गोरिल्ला ग्लास बॉडी की तरफ आती है और आकर उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर देती है और कहती है कि आज अगर तुम नहीं आते न जाने हमारा क्या होता। कि तभी हम देखते हैं कि उस क्रोनिक गोरिल्ला ग्लास बॉडी के पीछे से यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन बाहर आते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर यूनियन कहने लगती है कि तुम तो क्वीन मेड्यूसा हो ना। अब यहाँ पर जैसे ही मेड्यूसा की नजर पड़ती है यूनियन पे तो वो मुंह बनाकर कहने लगती है कि अच्छा यूनियन, और वो यहाँ पर शाओयान की क्रोनिक गोरिल्ला ग्लास बॉडी की तरफ घूरना शुरू कर देती है और तभी यूनियन को रियलाइज होता है और वो कहने लगती है कि शाओयान क्या ये तुम हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।